नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं प्रकाश भारती जी द्वारा लिखा गया एक मज़ेदार उपन्यास करोड़ों का वारिस पार्ट 2। कॉलेज छोड़ने के बाद आपका बेटा कहाँ रहा? सलीमपुर के ही एक स्लम एरिया में उस लड़की के साथ। उसका वहाँ का एड्रेस है आपके पास? होना तो चाहिए, मैं कोमिला से पता लगाऊंगी। जब वह अपनी पत्नी के साथ यहाँ से गया था तो क्या उनकी योजना वापस सलीमपुर जाने की थी? मुझे नहीं मालूम। जाने से पहले मुझसे वह नहीं मिला। अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है तो वे दोनों आपसे मिलने आए थे। हाँ, लेकिन वे एक रात भी यहाँ नहीं ठहरे। अगर आप उनके आने और जाने के समय के हालात के बारे में सही ढंग से बता सकें तो मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। अजय सावधानीपूर्वक शब्दों का चयन करता हुआ बोला। मसलन आपके बेटे ने अपनी भावी योजना के बारे में कुछ कहा था, या उसकी पत्नी ने कुछ बताया था, या फिर उसकी पत्नी के बारे में कोई और बात जो आपको याद हो। आपको उसका नाम याद है? अनिल उसे मंजू कहता था। यह उसका असली नाम था या नहीं, मैं नहीं जानती। हमारे बीच बहुत ही कम बातें हुई थी। मुझे याद नहीं कि क्या कुछ कहा गया था। माहौल इतना बेमज़ा था कि बरसों तक मेरे मन में कड़वाहट घुली रही। इसकी असली वजह वह लड़की थी। वह निहायत घटिया किस्म की और पैसे की ताक में रहने वाली लड़की थी। यह आप कैसे जानती हैं? अपने तजुर्बे और उसकी हालत से। मिसेस दीवान के स्वर में कटुता आ गई। उसका लिबास सस्ता और भड़कीला था। बोलने का ढंग एकदम सड़क था। बड़ी ही वाहियात बातें करती थी। अपने पेट में पल रहे बच्चे के बारे तक में उसने बेहुदा मजाक किए थे कि वह। उसका स्वर धीमा हो गया। उसके पेट में आया कैसे था? वह बेशर्म और बेहया तो थी, साथ ही नैतिकता नाम की चीज से भी कतई कोई वास्ता उसका नहीं था। उस बाजारू लड़की ने मेरे बेटे को तबाह कर दिया। मेहता व्याकुलता पूर्वक उसे देख रहा था, लेकिन बोला कुछ नहीं। तबाह कर दिया? अजय बोला। हाँ, नैतिक रूप से। उसने किसी चुड़ैल की तरह अनिल के दिलो दिमाग को अपने वश में कर लिया था। अगर उसका जादू मेरे बेटे पर नहीं रहा होता तो मेरे बेटे ने हरगिज पैसा नहीं ले जाना था। मेहता अपनी कुर्सी में तनिक आगे झुक गया। आप कौन से पैसे की बात कर रही हैं? उस पैसे की जो अनिल अपने पिता का चुरा कर ले गया था। इस बात की वजह से मैं अपने आप से भी इतनी शर्मिंदा रही हूँ कि कभी किसी से इसका जिक्र तक नहीं किया। मिसेस दीवान ने गहरी सांस ली। लेकिन अब उसके लिए भी मैं उसे माफ़ कर सकती हूँ। कितना पैसा था? अजय ने पूछा। करीब 3 लाख रुपए। नगद? हाँ, मेरे पति आदतन 4-5 लाख रुपए घर में ही रखा करते थे। कहाँ? स्टडी में, अपने प्राइवेट सेफ में। सेफ का कॉम्बिनेशन डेस्क के एक ड्रॉर में कागज पर लिखा रखा रहता था। अनिल को इसका पता लग गया और उसने सेफ खोल ली। वहाँ मौजूद नगद रकम के अलावा वह वहाँ रखे मेरे जवाहरात के जड़ाऊ जेवर भी निकाल ले गया। आपको यकीन है यह उसी का काम था? हाँ, अनिल के आने से पहले तक वो सब सेफ में ही था। उसके जाने के बाद पैसा निकालने के लिए सेफ खोली तो खाली पड़ी मिली। यही वजह है कि वह कहीं जा छुपा और कभी हमारे पास नहीं लौटा। मेहता के चेहरे पर विचारपूर्ण भाव थे। शायद वह भी अजय की भांति यही सोच रहा था कि करीब 23 साल पहले 3 लाख रुपए की नकद के साथ सलीमपुर के स्लम एरिया में रहना खुद को मौत के हवाले करना जैसा था। आपके पास अपने बेटे की कोई ऐसी फ़ोटो है जो उसके गुम होने से बहुत ज़्यादा दिन पहले नहीं खींची गई थी? ज़रूर होगी। कोमिला आने वाली है, उससे तलाश करा दूंगी। आपके विचार से आपका बेटा कहाँ गया हो सकता था या किससे मिला हो सकता था? कॉलेज छोड़ने के बाद से उसकी ज़िंदगी के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। उसने अच्छे लोगों का साथ छोड़ दिया था। घटिया लोगों की संगत में रहकर वह खुद को गिराता चला गया। मुझे अफसोस है कि मेरे बेटे को कमी और तंगी भरी बदहाल जिंदगी जीने वाले लोगों के बीच रहना पसंद था। इस पर पर्दा डालने की कोशिश में वह अजीब अजीब बातें किया करता था कि आम आदमी से जुड़कर उन्हीं के बीच रहना चाहता है। शायरी करेगा और आम आदमी का शायर कहलाएगा। ऐसी ही और भी बेवकूफ़ाना बातें करता था। उसकी असली दिलचस्पी गंदगी में थी। हालांकि उसकी सही परवरिश करने में हमने कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी थी, मगर उसकी रुझान गंदगी की ओर ही बढ़ते रहे। मिसेस दीवान इतनी उत्तेजित हो गई थी कि उसका चेहरा तनावपूर्ण था और सांसें अव्यवस्थित।
शांत हो जाइए मैडम, मेहता उसकी ओर झुककर दिलासा देने वाले अंदाज में बोला। ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं अनिल को वापस पाना चाहती हूँ। मेरा अपना कोई नहीं है। करोड़ों की जायदाद और कारोबार की मालकिन होते हुए भी मैं कंगाल हूँ। इस सब का वारिस मेरा इकलौता बेटा मुझसे छीन लिया गया। हम उसे वापस लाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं मानती हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है देवराज। मिसेस दीवान का मूड फौरन बदल गया। उसने अपना सर मेहता की ओर झुका लिया, मानो उसके कंधे पर टिकाना चाहती थी। मैं बेवकूफ़ और बदमिजाज बूढ़ी औरत हूँ। तुम हमेशा मेरे लिए अच्छे रहे हो। अनिल जब वापस आएगा तो वह भी मेरे लिए अच्छा ही साबित होगा। हालांकि मैं उसे बहुत बुरा कहती रही, लेकिन वह एक अच्छा लड़का था। अपनी बुढ़िया माँ की जातियाँ भुलाकर वह फिर से मेरे गले लग जाएगा। उसने कुछ इस ढंग से ये बातें दोहराई मानो उसे उम्मीद थी कि उसके ऐसा कहते रहने से बातें सच हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा मैडम, मेहता ने कहा और उठकर उसका हाथ दबा दिया। दौलतमंद बूढ़ी औरतों के प्रति आदमियों की इतनी ज़्यादा नज़दीकी को अजय एक हद तक शक की निगाह से देखता था, लेकिन यह मेहता के धंधे का हिस्सा था। मुझे भूख लगी है, वह बोली। मेरा लंच अभी तक क्यों नहीं आया? और अपनी लंबी कुर्सी में आगे खिसककर मेज पर लगा वेल पुष्प दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक कि लंच नहीं आ पहुंचा। इसमें पूरे 5 मिनट लगे थे। चांदी की ढकी हुई ट्रे लेकर आने वाली वही युवती थी जिसे अजय बैडमिंटन कोर्ट में देख चुका था। अब वह प्रिंटेड सलवार सूट पहने थी और उसकी आंखों में सतर्कता के भाव थे। तुमने मुझे बहुत इंतजार कराया है कोमिला, मिसेस दीवान बोली। आखिर तुम कर क्या रही थी? आपके लिए लंच तैयार कर रही थी। उससे पहले रोजी मदान के साथ कुछ देर बैडमिंटन खेली थी। तुम दोनों खेलने में मसरूफ थी और मैं यहाँ बैठी भूखी मर रही थी। आप बेकार नाराज हो रही हैं आंटी। लंच के लिए देर तो नहीं हुई? इसका फैसला करने वाली तुम कोई नहीं हो। डॉक्टर मदान का कहना है कि सही वक्त पर सही खान पान मेरे लिए ज़रूरी है। आई एम सॉरी आंटी, आप बातचीत में बिजी थी, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। वह ट्रे हाथों में लिए अभी भी दरवाजे में खड़ी थी। ध्यान से देखने पर अजय ने नोट किया कि उसकी उम्र 40 से कम नहीं थी। अब बुत बनी वहाँ क्यों खड़ी हो? कोमिला ने आगे आकर ट्रे मेज पर रखी और कवर हटा दिया। सलाद, सूप, एक चपाती और उबला हुआ चिकन। मिसेस दीवान ने खाना शुरू किया। मेहता और अजय बाहर आकर सीढ़ियों के सिरे पर खड़े हो गए जो नीचे प्रवेश हॉल तक जाती थी। तुम्हारा क्या ख्याल है अजय? मेहता ने सिगरेट सुलगाकर पूछा। अजय ने भी प्लेयर्स गोल्ड लीफ का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगा ली। मेरे विचार से वक्त और पैसा बर्बाद करने वाली बात है। यह तो मैं भी तुम्हें बता चुका हूँ। फिर भी तुम चाहते हो कि मैं इस केस पर काम करूं? इसके अलावा और चारा भी क्या है? तुम अब देख चुके हो कि मिसेस दीवान अपने बेटे को वापस पाने के लिए किस कदर मरी जा रही है। क्या तुम उसकी याददाश्त पर भरोसा कर सकते हो? वह बूढ़ी और बीमार है और जो बातें उसने बताई हैं वे 23 साल पुरानी हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि अपने बेटे द्वारा रकम उड़ाई जाने वाली जो उसने बात बताई थी वो सही है? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ना तो वह झूठ बोलती है और ना ही अभी उसकी याददाश्त कमज़ोर हुई है। अलबत्ता थोड़ी नाटकीयता उसमें ज़रूर है। उसकी उम्र कितनी है? करीब 70 साल। और उसके बेटे की? अगर वह जिंदा है तो 45 साल का होगा, लेकिन बुढ़िया को इस बात का एहसास नहीं है। वह अपने बेटे के बारे में यूँ बातें करती है जैसे वह अभी भी लड़का ही है। यह इस कमरे में कब से है? जब से मैं इसे जानता हूँ, करीब 10 साल हो गए। कभी कभी जब इसका मूड अच्छा होता है और डॉक्टर मदान इजाज़त दे देता है तो कोमिला इसी कार में सैर करा लाती है। तब कभी आमतौर पर यह अपने पति की समाधि तक ही जाती है। अनिल के घर से जाने के कुछ दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। मिसेस दीवान का कहना है कि अनिल की गलत हरकतों के सदमे ने ही उनकी जान ले ली थी, जबकि कोमिला वर्मा का कहना है कि उसे हार्ट ट्रबल थी और उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। कोमिला वर्मा इस परिवार की रिश्तेदार है? दूर की रिश्तेदार है। दीवान परिवार को अच्छी तरह जानती है और करीब 25 साल से मिसेस दीवान के साथ रह रही है। मुझे उम्मीद है कि उससे कोई बरामद जानकारी तुम्हें मिल सकती है। मैं उससे बातें करूंगा। तभी कहीं टेलीफोन की घंटी बजी।
फिर कोमिला वर्मा मिसेस दीवान के कमरे से निकली और उनके पास आ पहुंची। आपके लिए फ़ोन है, मिसेस मेहता का। क्या कह रही हैं? मेहता ने पूछा। कहा तो कुछ नहीं, लेकिन वह बहुत ज़्यादा परेशान लगती हैं। वो तो वह हमेशा ही रहती है। आप नीचे जाकर बात कर सकते हैं, वहाँ एक्सटेंशन लाइन है। जानता हूँ, यही करूँगा भी। मेहता उसके साथ किसी नौकर की तरह व्यवहार करता हुआ बोला। बाय द वे, यह मिस्टर अजय कुमार हैं, तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। और वह सीढ़ियाँ उतर गया। अभी? कोमिला ने अजय से पूछा। अगर आप वक्त निकाल सकती हैं, मिसेस दीवान का विचार है कि आप कुछ फोटोएं और जानकारी मुझे दे सकती हैं। अनिल की फोटोएं? हाँ, आपके पास हैं? आंटी ने मुझे रखने के लिए दी हुई है। जब भी वह अच्छे मूड में होती हैं, उन्हें देखना पसंद करती हैं। आप यहाँ नौकरी करती हैं? ऐसा ही समझ लीजिए। मतलब? मैं आंटी की पेड कंपेनियन हूँ। उसकी आंखों में एक संक्षिप्त पल के लिए असंतुष्टता भरी भाव चमक उभरी, लेकिन प्रगट में बोली, आंटी इतनी बुरी नहीं है। आज उनका मूड कुछ ठीक नहीं है। गुजरे दिनों को दोहराना उन पर भारी पड़ता है। यह ऐसा कर ही क्यों रही है? कुछ महीने पहले उन्हें तगड़ा हार्ट अटैक हुआ था। डॉक्टरों की दिन रात की मेहनत का ही नतीजा था कि वह बच गई। अब वह मरने से पहले अनिल को वापस पाना चाहती हैं। आप जानते हैं, आंटी ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। किस मायने में? आंटी नहीं चाहती थी कि अनिल अपने ढंग से जिंदगी गुजारे। अपनी मिल्कियत समझकर उस पर आंटी अपना ही अधिकार बनाए रखना चाहती थी। खैर, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहती। कोमिला वर्मा अपना होठ काटकर चुप हो गई। अजय को याद आ गया, डॉक्टर ने बताया था कि कोमिला उस वक्त अनिल के साथ चिपकी रहती थी। पूरा घर उस गुमशुदा आदमी के इर्द गिर्द कुछ इस ढंग से घूमता प्रतीत होता था मानो वह कल ही गुम हुआ था। नीचे प्रवेश हॉल में तेज कदमों की आहट सुनकर अजय ने नीचे झांका तो मेहता तेजी से प्रवेश द्वार खोलकर बाहर जाता दिखाई दिया। यह कहाँ चला गया? अजय ने पूछा। शायद घर। उसकी वो पत्नी? कोमिला हिचकिचाई, फिर बोली, उसे इमरजेंसी क्रिएट करते रहने की आदत है। पुनः तनिक रुककर कहा, आप फोटोएं देखना चाहते हैं तो मेरे कमरे में चलिए। कोमिला का कमरा इस कमरे के बगल में था जिसमें मिसेस दीवान थी। अजय उसके साथ भीतर दाखिल हुआ। कमरे का फर्नीचर पुराना ना होकर आधुनिक था। दीवारों पर मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग्स लगी थी। बुक शेल्फ पर नए नॉवल सजे थे। कोने में लकड़ी के पार्टीशन की दूसरी ओर आरामदेह बिस्तर पलंग पर बना हुआ था। कोमिला ने एक अलमारी से फोटोओं का लिफाफा निकाला। सबसे पहले वो फोटो दिखाओ जो उसके जाने से पहले लेटेस्ट थी, अजय ने कहा। कोकिला ने एक फ़ोटो अलग करके उसे दे दी। फ़ोटो स्टूडियो की खींची हुई थी। उसके मुताबिक अनिल दीवान काफ़ी हैंडसम था। गोरा रंग, काले घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, घनी भौहें, लंबे नाक, भरे भरे होठ और लड़कियों जैसी गोल ठोडी। उसके आधार पर उसके चरित्र या व्यक्तित्व का अनुमान लगा पाना मुश्किल था। अलबत्ता उसकी मुस्कुराहट कहती प्रतीत हो रही थी, दुनिया की कोई परवाह मुझे नहीं है। यह उसकी ग्रेजुएशन ईयर की फ़ोटो है, कोमिला बोली। लेकिन उसने ग्रेजुएशन तो पूरी की ही नहीं थी। हाँ, यह उसके कॉलेज छोड़ने से पहले की है। उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट क्यों नहीं की? अपने माता पिता की वजह से। उन्होंने उसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए मजबूर किया था, जबकि इसमें कोई रुचि अनिल की नहीं थी। 3 साल तक तो वह किसी तरह इससे चिपका रहा, लेकिन फाइनल ईयर में डिग्री लेने से इनकार कर दिया। क्या वह पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर था? नहीं, वह बहुत ही तेज़ दिमाग का था। उसके कुछ एक प्रोफेसर उसे ब्रिलियंट समझते थे, लेकिन इंजीनियरिंग में नहीं। अगर करना चाहे तो ऐसा कोई काम नहीं था जिसे वह नहीं कर सकता था। उसकी असली दिलचस्पी साहित्य में थी। वह राइटर बनना चाहता था। मुझे लगता है आप उसे अच्छी तरह जानती थी। बेशक, हालांकि उन दिनों दीवान परिवार के साथ मैं नहीं रहती थी, लेकिन अक्सर आंटी से मिलने आया करती थी, खास तौर पर जब अनिल छुट्टियों में यहाँ आता था। वह बातचीत करने में माहिर था और मुझसे बहुत बातें किया करता था। उनका हुलिया बता सकती हो? उसकी फ़ोटो देखी तो है आपने? और फ़ोटोएं हैं, उन्हें भी देख लूँगा। अभी तो आपसे उसके बारे में जानना चाहता हूँ। आप जोर दे रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगी। कोमिला ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह यादों की किताब के पुराने पन्ने पलटती हुई सी बोली,
वह बहुत ही हैंडसम, चार्मिंग और लवली युवक था। उसके इकहरे मजबूत जिस्म का अनुपात सही था। बाल घुंघराले थे, माथा ऊंचा और गर्दन तनिक लंबी थी। कोमिला के बताने के ढंग से अनिल के प्रति उसकी भावनाओं का साफ पता चल रहा था। उसकी आंखें कैसी थी? अजय ने पूछा। कोमिला ने अपनी आंखें खोली। बड़ी बड़ी, काली और गहरी, किसी कवि या शायर जैसी। वह तारीफी लहजे में बोली। आई सी। अजय ने औपचारिकता छोड़कर सीधा सवाल किया। क्या तुम उससे प्यार करती थी? कोमिला चौंकी। तुम समझते हो मैं इसका जवाब दूंगी? जवाब तुम दे चुकी हो। तुमने बताया है कि वह तुमसे काफ़ी बातें किया करता था। क्या उसने अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताया था? सिर्फ मोटे तौर पर। वह कहीं दूर जाकर लेखन कार्य करना चाहता था। दूर कहाँ जाकर? किसी भी एकांत और शांत स्थान में। वो स्थान हमारे देश से बाहर भी कहीं हो सकता था? नहीं, विदेश जाने वाले लोगों से उसे नफरत थी। उसे अपने देश से बेहद प्यार था। वह यहीं रहना चाहता था। हमेशा गरीब और मजदूर तबके के लोगों के हक की बातें किया करता था। वह कम्युनिस्ट था? सुनने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन वह कम्युनिस्ट नहीं था। उसका मानना था कि दौलतमंद खानदान का होने ने उसे जिंदगी से काट दिया था। उसे समाज के तथाकथित उच्च वर्ग के रईसी चोंचलों और दिखावे से नफरत थी। यही वजह थी कि कॉलेज में, जहाँ सभी धनी परिवारों के लड़के लड़कियाँ थे, वह खुश नहीं रहता था। वह अक्सर कहा करता था कि मामूली लोगों के बीच उन्हीं की तरह रहना चाहता है। लगता है ऐसा करने में वह कामयाब भी हो गया था। अजय बोला। क्या उसने कभी अपनी पत्नी के बारे में भी तुमसे बातें की थी? उसके चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट उभरी। जबरन पैदा की गई थी? नहीं, मुझे तो यह भी पता नहीं था कि वह शादी कर चुका था या ऐसा करने का कोई इरादा था। अजय को गौर से अपनी ओर देखता पाकर उसका ध्यान अपनी तरफ से हटाने के लिए कोमिला ने और फोटोएं उसे दे दी। उनमें से अधिकांश फोटोओं में अनिल को अलग अलग काम करते दिखाया गया था। घुड़सवारी करते हुए, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने चट्टान पर बैठे हुए, चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए, टेनिस रैकेट थामे वगैरह। उसके शौक क्या थे? लिखना, पढ़ना और लिखना। इसके अलावा टेनिस, स्विमिंग? नहीं, उसे स्पोर्ट्स से चिढ़ थी। स्पोर्ट्स में मेरी दिलचस्पी का भी वह मजाक उड़ाया करता था। और शराब और औरतें? डॉक्टर मदान का कहना है कि वह पूरा प्लेबॉय था। डॉक्टर मदान उसे कभी नहीं समझ सके, कोमिला बोली। अनिल के औरतों के साथ ताल्लुकात थे और मैं समझती हूँ शराब भी वह पीता था, लेकिन इसकी एक वजह थी और इस मामले में उसके कुछ उसूल थे। यह तुमसे अनिल ने कहा था? हाँ, और यह सच है। दरअसल उसका मानना था कि कवि या शायर बनने के लिए औरतों की सोहबत और शराब का जाती तजुर्बा होना ज़रूरी है। सभी मशहूर शायरों की ज़िंदगी में औरत और शराब की एक अहम जगह रही है। अजय की यह थ्योरी सनकी या बचकाना दिमाग की उपज लगी। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, वह बोला। क्या तुम उन औरतों में से किसी से मिली थी जिनके साथ अनिल के संबंध बढ़े? नहीं, वह उन्हें यहाँ कभी नहीं लाया। अपनी पत्नी को तो वह यहाँ लाया था। जानती हूँ। उन दिनों यहाँ से दूर मैं अपने स्कूल में थी जब यह हुआ था। क्या हुआ? भयानक विस्फोट, कोमिला ने जवाब दिया। दीवान अंकल ने अनिल से साफ साफ कह दिया था कि यहाँ से चला जाए और दोबारा कभी अपनी सूरत उन्हें न दिखाए। दीवान अंकल पुराने ख्यालात वाले थे और ख़ानदान की मान मर्यादा को ही सब कुछ समझते थे। लेकिन अनिल अपनी ढंग से जीना चाहता था। वह चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। यह अक्टूबर 1971 की बात है। क्या इसके बाद अनिल से कभी तुम्हारी मुलाकात हुई थी? नहीं, मैं यहाँ से दूर अपने स्कूल में थी। उसकी कोई खबर तुम्हें मिली? मेरा मतलब है कोई चिट्ठी वगैरह? कोमिला ने इनकार करना चाहा, फिर अपना इरादा बदल दिया। उसी साल दिसंबर में उसका एक खत मुझे मिला था। शायद पहले या दूसरे हफ्ते की बात है, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियों के बाद मैं वापस स्कूल नहीं गई थी। खत में क्या लिखा था? सिर्फ यही कि वह मज़े में था और उसकी पहली कविता सलीमपुर की एक मैगज़ीन में छप चुकी है। उस मैगज़ीन की कॉपी भी उसने मुझे भेजी थी। देखना चाहते हो? हाँ। कोमिला ने अपनी बुक रैक पर रखा लिफाफा उठाकर खोला और मैगज़ीन निकाल ली। मैगज़ीन का नाम था नई कविताएं। कोमिला ने एक खास पेज पर खोलकर मैगज़ीन उसे दे दी।
कविता का शीर्षक था चंदन और लिखने वाले का नाम था शिशिर शर्मा। कविता में किसी स्त्री की सुंदरता का वर्णन किया गया था और उसे चंदन जैसी पवित्र और खुशबूदार बताया गया था। कविता अच्छी थी, अजय को पसंद आ गई। यह अनिल दीवान ने लिखी थी? हाँ, लेकिन इसमें तो लिखने वाले का नाम शिशिर शर्मा दिया हुआ है। लेखक के तौर पर अनिल यही नाम इस्तेमाल करता था। परिवार द्वारा दिए गए अपने असली नाम को वह इससे दूर ही रखना चाहता था। यह मैगजीन उसने भेजी कहाँ से थी? मैगजीन सलीमपुर से प्रकाशित हुई थी, वहीं से अनिल ने भेजी थी। इसके अलावा उसका कोई और समाचार तुम्हें नहीं मिला? नहीं। क्या मैं ये फोटोएं और मैगजीन रख सकता हूँ? बाद में लौटा दूंगा। इससे अनिल को ढूंढने में मदद मिल सकती है? हो सकता है। मैंने सुना है वह सलीमपुर में रहने गया था। तुम्हारे पास उसका लास्ट एड्रेस है? एड्रेस तो मेरे पास था, लेकिन वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि अनिल के चले जाने के साल भर बाद मैं वहाँ गई थी। स्लम एरिया का बहुत पुराना इलाका था। रिहाइश के लिए खतरनाक घोषित करके उसे खाली कराया जा चुका था और इन दिनों डिमोलिश किया जा रहा था। अनिल को ढूंढने की कोई और कोशिश की थी तुमने? करना तो चाहती थी, लेकिन डरती थी। उन दिनों मेरी उम्र 17 साल ही थी। तुम वापस स्कूल क्यों नहीं गई? एक तो मेरी अपनी ही इच्छा नहीं थी, दूसरी आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। आंटी ने मुझे अपने पास ही रोक लिया। मेरा स्कूल का सारा खर्चा वही उठा रही थी, इसलिए मैं इनकार नहीं कर सकी। और तब से तुम यहीं रह रही हो? हाँ। तभी दीवार की दूसरी ओर से मिसेस दीवान ने पुकारा, कोमिला, कोमिला, क्या कर रही हो? यहाँ आओ। मैं चलती हूँ, कोमिला ने कहा। वह अजय सहित बाहर निकली और अपना कमरा लॉक करके सिर झुकाकर बगल वाले कमरे की ओर चली गई। अजय सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। डॉक्टर मदान की बेटी अजय को सीढ़ियों में मिल गई। आप ही वह डिटेक्टिव हैं? वह मुस्कुराकर बोली। हाँ, मैं ही हूँ। मेरा नाम अजय कुमार है। मैं रोजी मदान हूँ। आपको यकीन है मिस्टर अनिल दीवान का पता लगा लेंगे? कोशिश तो कर ही सकता हूँ। यानी आपको कामयाबी की ज़्यादा उम्मीद नहीं है? ज़्यादा उम्मीद की ही नहीं जा सकती। फिर भी आप पूरी कोशिश करेंगे? तुम्हारे लिए इसकी क्या अहमियत है? तुम्हारी उम्र इतनी कम है कि तुमने जो उसे देखा भी नहीं होगा। आंटी के लिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो उन्हें प्यार कर सके। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन ऐसा कर नहीं सकती। मिसेस दीवान तुम्हारी रिश्तेदार है? नहीं, मेरी गॉड मदर है। वह चाहती हैं, इसलिए मैं उन्हें आंटी पुकारती हूँ, लेकिन खुद को उनकी नीज़ मैंने कभी महसूस नहीं किया। मेरे विचार से वह कुछ गर्म मिजाज की हैं। सच बात तो यह है, वह नहीं जानती कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। उनके सोचने का अपना अलग ही तरीका रहा है। रोजी तनिक रुक कर बोली, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रही हूँ। आपको उनके बारे में मेरा इस ढंग से बातें करना शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं दिल से उनका भला चाहती हूँ और उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। इसलिए जब भी वह मुझे कुछ पढ़कर सुनाने के लिए कहती हैं, मैं सुना देती हूँ। अच्छा करती हो। मुझे एक फ़ोन करना है। पास ही कोई टेलीफोन है? रोजी ने सीढ़ियों के नीचे की ओर संकेत कर दिया। अजय उसकी बगल से गुजरकर नीचे पहुंचा। पुराने मॉडल का एक टेलीफोन उपकरण छोटी सी गोल मेज पर रखा था। अजय ने पास ही रखी स्थानीय डायरेक्टरी में देखकर मेहता का नंबर डायल किया। देर तक इंतजार करने के बाद दूसरी ओर से रिसीवर उठाया गया। फिर पुनः इंतजार करने के बाद मेहता का कुछ ऐसा स्वर सुनाई दिया मानो वह रोता रहा था। देवराज मेहता स्पीकिंग। अजय बोल रहा हूँ। तुम तो बिना कुछ बताए गोल हो गए यार। इतना तो सोचते थे कि प्राइवेट डिटेक्टिव किसी केस पर काम शुरू करने से पहले एडवांस और खर्चे के लिए पैसा भी लेते हैं। मुझे कम से कम 25,000 रुपये चाहिए। लाइन पर क्लिक की आवाज़ हुई, फिर पैरेलल कनेक्शन पर डायल घुमाने की आवाज़ सुनाई दी और फिर एक स्त्री स्वर सुनाई दिया। मुझे पुलिस को फ़ोन करना है। रिसीवर रख दो, मेहता बोला। नहीं, चीखती सी आवाज़ में कहा गया। वो मेहता की पत्नी की आवाज़ थी। मुझे पुलिस को फ़ोन करना है। पुलिस को फ़ोन मैं कर चुका हूँ। तुम रिसीवर रख दो, मैं कॉल अटेंड कर रहा हूँ। लाइन पर रिसीवर रख जाने की आवाज़ सुनकर अजय बोला, यू आर स्टिल देयर मेहता? यस। मेहता का हाँफता सा स्वर उभरा। यहाँ एक हादसा हो गया है।
तुम्हारी पत्नी के साथ? नहीं, लेकिन वह बेहद परेशान है। हुआ क्या? मेरे नौकर पीटर को चाकू भोंक दिया गया, वह मर चुका है। चाकू किसने भोंका? यह ठीक से पता नहीं लग सका। मेरी पत्नी ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रही है। ऐसा लगता है कोई बदमाश आया था और जैसे ही पीटर ने दरवाज़ा खोला उसे चाकू भोंक दिया गया। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, कहकर अजय ने संबंध विच्छेद कर दिया। गोल्डन हिल का इलाका काफ़ी बड़ा था और अजय वहाँ के भूगोल से अपरिचित था। सभी घुमावदार पहाड़ी सड़कें एक ही जैसी प्रतीत होती थी। अजय ने एक बार गलत टर्न लिया और भटक गया। कुछ देर इधर उधर चक्कर काटने के बाद वह एक पहाड़ी पर दिशा ज्ञान के लिए रुक गया। कार से निकलकर उसने चारों ओर निगाहें दौड़ाई। बाईं ओर कोई मील भर के फासले पर हरे पीले रंग की छत दिखाई दी, जो मेहता की कोठी की छत जैसी नजर आ रही थी। दाईं ओर काफी नीचे घाटी में एक संकरी सड़क सांप की भांति बल खाती हुई जाती दिखाई दी। सड़क और पेड़ों के झुरमुट के बीच में आग की ऊंची लपटें उठी और गायब हो गई। उसका स्थान काले धुएं ने ले लिया। उधर ही देखता अजय अपनी फिएट में सवार होने के लिए बढ़ा तो तेज धूप में धातु चमकती नजर आई। प्रत्यक्षता गहरे खड्ड में पड़ी एक कार चल रही थी। अजय उसी दिशा में कार ड्राइव करने लगा। सड़क पर पहुंचकर वह दाईं ओर मुड़ गया। दूर से आती फायर ब्रिगेड की गाड़ी के सायरन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। जलती कार से उठता हुआ धुआं घना होकर पेड़ों के ऊपर फैलता जा रहा था। उसी तरह निगाहें जमाए अजय अगर ऐन वक्त पर नहीं संभलता तो उसकी फिएट ने एक आदमी को कुचल ही डालना था। सामने से सिर झुकाए वह यूं उसी की ओर आ रहा था, मानो गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह भारी मजबूत जिस्म वाला एक युवक था। अजय ने हॉर्न बजाकर ब्रेक लगा दिए। फिएट रुक गई। आगंतुक तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसकी बाईं बांह बेजान सी झूल रही थी और उंगलियों से खून टपक रहा था। उसने अपना दायां हाथ कोट के सामने वाले हिस्से के अंदर घुसेड़ा हुआ था। वह ड्राइविंग सीट वाले दरवाजे से आ सटा। मुझे लिफ्ट दे सकते हो? उसने पूछा। अजय ने देखा उसके बाल आंखों पर झूल रहे थे और चेहरे से भी खून बह रहा था। तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया? अजय ने पूछा। हाँ, वह कराहता सा बोला। अंदर आओ। अजय ने दूसरे दरवाजे की ओर इशारा किया। उधर से आ सकते हो? नहीं, इधर से ही आ सकता हूँ। अजय भांप गया। उसका इरादा फिएट को लेकर भागने का था। उसने इग्निशन लॉक में लगी चाबियां निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घायल युवक ज़्यादा फुर्तीला निकला। उसने दाएं हाथ से पिस्तौल निकालकर खुली खिड़की से अजय पर तान दी। चाबियां वहीं रहने दो, उसने चेतावनी दी, और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाओ। उसके लहजे से जाहिर था कि वह पेशेवर बदमाश था। विवश अजय ने दरवाज़ा खोला और कार से बाहर आ गया। पैदल जाओ, दूसरा आदेश दिया गया। अजय हिचकिचाया। पिस्तौलधारी पूर्णतः सावधान था और उसके हाव भाव से जाहिर था कि वह बेहिचक उसे शूट कर सकता था। जाओ, पिस्तौल से शहर की दिशा में संकेत करके वह बोला। उलझने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। अजय को आदेश पालन करना पड़ा। वह इंगित दिशा में चल दिया। पीछे फिएट का इंजन गरजा। अजय फौरन सड़क से नीचे उतर गया। घायल युवक ने फिएट दाईं ओर की सड़क पर मोड़ी और सायरनों की आवाज़ से विपरीत दिशा में दौड़ा ले गया। मन ही मन अपनी लापरवाही पर खुद को कोसता अजय सड़क पर सीधा चलता रहा। जब तक वह उस स्थान पर पहुंचा, आग बुझाई जा चुकी थी। फायरमैन हॉस पाइपों को वापस यथास्थान रख रहे थे। अजय ड्राइविंग सीट पर मौजूद ड्राइवर के पास पहुंचा। तुम्हारे पास वायरलेस है? उस आदमी ने सिर से पांव तक अजय को घूरा। है? क्यों? एक आदमी मेरी कार उड़ा ले गया है। मेरा ख्याल है वह वही आदमी था जो नीचे पड़ी उस कार को चला रहा था। मैं हाईवे पुलिस को इत्तला देना चाहता हूँ। बाद में पुलिस स्टेशन जाकर लिखित रिपोर्ट कर दूंगा। डिटेल्स बताओ, मैं उन्हें बताता हूँ। अजय ने अपनी कार का नंबर, मेक, रंग वगैरह बता दिया। साथ ही उस घायल युवक का भी हुलिया बता दिया। ड्राइवर ने वायरलेस सेट पर मैसेज पास कर दिया। सड़क से नीचे उतरकर अजय खड्ड में पड़ी कार के पास पहुंचा। करीब 6 साल पुरानी काली कांटेसा थी। सड़क से नीचे उलटकर ढलान पर टायरों के गहरे निशान बनाती हुई वो खड्ड में गिरी थी। सामने वाला हिस्सा विशाल पत्थर से टकरा जाने के कारण कार रुक गई थी। एक अगला टायर फट गया और विंडस्क्रीन क्रैक हो गया था। आग लगने की वजह से फिनिशिंग बर्बाद हो गई थी। अगले दोनों दरवाजे खुले पड़े थे। गनीमत थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने समय पर पहुंचकर
आग पर जल्दी काबू पा लिया था। पेट्रोल टैंक सही सलामत था और कार बॉडी टेढ़ी हो चुकी थी। नंबर प्लेट पर अंकित नंबर को मन ही मन दोहराता हुआ अजय अगली सीट पर बैठ गया। उसने ग्लोब कंपार्टमेंट खोलकर देखा, वो खाली था। ऊपर सड़क पर एक अन्य कार टायरों को चिखाती हुई आ रखी। 2 बंदीधारी पुलिसमैन नीचे कूदे और ढलान से उतरकर वहीं आ पहुंचे। उन दोनों के हाथों में अपनी सर्विस रिवॉल्वरें तनी थी। यह कार तुम्हारी है? उनमें से एक एसआई नजर आने वाले ने अधिकारपूर्वक पूछा। नहीं, अजय ने जवाब दिया और अपने साथ गुजरा वाकया बताना शुरू किया। तो एसआई ने डपट दिया, बको मत, हाथ ऊपर उठाकर बाहर निकलो। अजय कार से बाहर आ गया, दोनों हाथ उठाए। एसआई ने रिवॉल्वर ताने रखी। उसके मातहत हेड कांस्टेबल ने अजय की जेबें थपथपाई और उसका पर्स, आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह निकालकर एसआई को दे दिए। अब तक फायरमैन भी वहां आ पहुंचे थे। कौन हो तुम? हेड कांस्टेबल ने पुलिसिया लहजे में पूछा। तुम्हें क्या नजर आ रहा हूं? अजय कुपित स्वर में बोला। पागल, हेड कांस्टेबल ने कहा। फिर एसआई से बोला, आपको याद है मैंने कहा था चाकू भोंकने वाला कोई सिरफिरा रहा होगा। एसआई अजय की जेब से मिली चीजों को देख रहा था। इस ड्राइविंग लाइसेंस के मुताबिक इसका नाम अजय कुमार है। यह पार्क स्ट्रीट विराटनगर का रहने वाला है और पेशे से प्राइवेट डिटेक्टिव है। लेकिन ये लाइसेंस के कागजात जाली भी हो सकते हैं। अजय समझ गया, गुस्सा करने से स्थिति बिगड़ सकती थी। जाहिर था कि अजनबियों पर शक करना और उन्हें अपने अधिकार की सीमा दिखाना उन पुलिस वालों की आदत थी। ये जाली नहीं है, वह बोला। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और मशहूर वकील देवराज मेहता के लिए काम कर रहा हूँ। देवराज मेहता? एसआई ने कहा और अर्थपूर्ण निगाहों से हेड कांस्टेबल को देखने के बाद बोला। तब तो तुम्हारी ये चीजें लौटानी पड़ेंगी। लो। अजय ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। पास ही खड़ी हेड कांस्टेबल ने अपनी बेल्ट में घुसी हथकड़ियां निकालकर फुर्ती से उसकी कलाई में डालकर लॉक कर दी। दूसरी कलाई भी आगे करो। अजय को और ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन स्थिति की नजाकत को देखते हुए उसे जब्त करना पड़ा। उसने चुपचाप अपनी दूसरी कलाई भी आगे कर दी। उसमें भी हथकड़ी पहना दी गई। तभी अजय ने पहली बार देखा कि उसकी एक उंगली पर खून लगा हुआ था। एसआई ने उसकी चीजें उसके कोट की जेब में डाल दी। चलो, उसने आदेश दिया। अजय को आदेश पालन करना पड़ा। वे सब ऊपर सड़क पर आ गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी का ड्राइवर खिड़की से बाहर गर्दन निकालकर बोला, इसका पूरा ध्यान रखना। बड़ा ही घाघ आदमी लगता है। मुझे इसने अपनी कार चोरी जाने की कहानी सुनाई थी और मैं इसके झांसे में आ गया था। हम नहीं आएंगे, ऐसे लोगों को हम देखते ही पहचान जाते हैं, एसआई ने कहा और अपने एक कांस्टेबल को वहीं रहकर कॉन्टेसा की निगरानी करने की हिदायत दे दी। इसने किया क्या है? ड्राइवर ने पूछा। एक आदमी को चाकू भोंक दिया। ओह, मैं तो इसे शरीफ आदमी समझ बैठा था। अजय सहित पुलिस कार में सवार होकर पुलिस दल चल दिए। पिछली सीट पर अजय के बगल में बैठे एसआई ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? कैसा? पीटर बेंजामिन को चाकू क्यों भोंका? मैंने उसे चाकू नहीं भोंका। तुम्हारे हाथ पर खून लगा है। यह कहाँ से लगा था? शायद कॉन्टेसा से लगा होगा। तुम्हारा मतलब है अपनी कार से? वो मेरी कार नहीं है। झूठ मत बोलो। मेरे पास एक गवाह है जिसने तुम्हें घटनास्थल से उस कार में भागते देखा था। उस कार में मैं नहीं था। उसमें जो आदमी था वह थोड़ी देर पहले मेरी कार छीनकर भाग गया। सच बताओ, एसआई बोला। क्या किसी औरत का लफड़ा था? नहीं। पैसे का कोई चक्कर था? नहीं। फिर क्या बात थी? कोई तो वजह रही होगी। असल बात यह है कि तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। ओह, तो फिर सही समझा दो। मैं बता चुका हूँ, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं लाइसेंस प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और देवराज मेहता के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे सरासर गलत अरेस्ट करने की वजह से तुम लोग परेशानी में पड़ सकते हो, इसलिए मेहरबानी करके अपने ये कंगन मेरे हाथों से उतार लो। एसआई कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर विचारपूर्ण भाव उत्पन्न हो गए और वह बेचैनी सी अनुभव करता प्रतीत होने लगा। कार उस पहाड़ी सड़क पर चढ़ना आरंभ कर चुकी थी जो सीधी मेहता की कोठी पर जाती थी। जल्दी ही वे कोठी के सम्मुख आ रुके। वहां मौजूद एक अन्य पुलिस कार से मेहता नीचे उतरा। उसके पीछे सादा लिबास में भारी बदन का एक अधेड़ आदमी था। मेहता का चेहरा पीला पड़ा हुआ था,
वह बेहद परेशान नजर आ रहा था। यहाँ पहुँचने में बड़ी देर लगाई तुमने? उसने कहा। फिर उसकी निगाह अजय के हाथों में लगी हथकड़ियों पर पड़ी। ओ माय गॉड! भारी वजन के आदमी ने उसकी बगल से गुजरकर कार का दरवाजा खोला। यह सब क्या है? एसआई की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई नजर आने लगी। हमने एक सस्पेक्ट को पकड़ा है सर, एसआई कार से उतरता हुआ बोला। इसका कहना है कि यह प्राइवेट डिटेक्टिव है और मिस्टर मेहता के लिए काम कर रहा है। प्रत्यक्षता भारी बदन वाला पुलिस इंस्पेक्टर था। यह आपका आदमी है? उसने मेहता से पूछा। ऑफ कोर्स, हथकड़ियाँ उतारो। अब तक अजय भी कार से बाहर आ गया। हेड कांस्टेबल पहले ही उतर चुका था। उसने अजय की हथकड़ियाँ खोल दी। एसआई ने शर्म से सिर झुका रखा था। मैं इंस्पेक्टर बसंत सिंह रावत हूँ, भारी वजन वाला अजय से हाथ मिलाता हुआ बोला। जो हुआ उसके लिए तुमसे माफ़ी मैं नहीं मांगूंगा, क्योंकि गलतियाँ सभी से हो जाया करती हैं। मुझे भी आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, अजय बोला। लेकिन अब मेरी कार और उसे ले जाने वाले आदमी के बारे में कंट्रोल रूम के जरिए आदेश भिजवा दीजिए। किस आदमी की बात कर रहे हो? इंस्पेक्टर ने पूछा। अजय ने विस्तार पूर्वक बता दिया। उस काली कांटस्टर के बारे में भी जांच कराइए, वो भी चोरी की कार हो सकती है। ठीक है। इंस्पेक्टर अपनी रेडियो कार की ओर बढ़ गया। कोठी के प्रवेश द्वार से मुश्किल से 10 फुट दूर मृत पीटर बेंजामिन वहीं पड़ा था जहां वह गिरा था। आसपास घास में खून फैला हुआ था। उसके कोट का निचला हिस्सा भी खून से रंगा था। एक पुलिस फोटोग्राफर विभिन्न कोणों से उसकी लाश की फोटो ले रहा था। उसका काम खत्म हुआ तो अजय लाश के पास जाकर गौर से उसे देखने लगा। पीठ के बल पड़े पीटर के पेट के निचले भाग में एक ही लेकिन गहरा जख्म था। उसके दाएं हाथ की उंगलियां मुड़ी होने के बावजूद हथेलियों पर भी किसी जोरदार चीज से कटने के निशान थे। करीब 6 इंच फल वाला खून से सना एक चाकू भी पीटर के शरीर और सीधी फैली दाईं बाहों के बीच पड़ा था। इंस्पेक्टर रावत भी आ पहुंचा। क्या मैं लाश को छू सकता हूं? अजय ने पूछा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।